सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आप लोगों ने पार्किंसन डिजीज़ के बारे में पढ़ाई होगा। और पार्किंसन डिजीज़ एक ऐसी डिजीज़ है, पार्किंसन बीमारी जो है एक ऐसी बीमारी है कि एज ऑफ नो प्रॉपर तरीके से इसका कोई भी इलाज उपलब्ध नहीं है। लेकिन अभी हाल ही में साइंटिस्ट को एक बहुत ही महत्वपूर्ण ओपनिंग मिली है, माइटोकॉन्ड्रिया का रोल पार्किंसन डिजीज़ में। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर आर्टिकल्स आ गए हैं, लिखा भी है माइटोकॉन्ड्रिया कीप योर ब्रेन सेल्स अलाइव। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ब्रेन सेल्स को अलाइव रखता है, जिंदा रखता है, हेल्पिंग देम रन स्मूथली। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की जो डायनामिक्स है, यदि उसको प्रॉपर तरीके से आप स्मूथ रखते हैं तो ये प्रोटेक्ट कर सकता है आपको पार्किंसन डिजीज से। अब देखिए यहाँ पर लिखा भी है एक महत्वपूर्ण प्रोटीन है, की प्रोटीन बोला गया है, जिसका नाम है DRP1। यदि DRP1 की एक्टिविटी को यदि आप कंट्रोल कर लेते हैं तो ये कंट्रोल करता है माइटोकॉन्ड्रियल डायनामिक्स को। और माइटोकॉन्ड्रियल डायनामिक्स यदि कंट्रोल होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो रिस्टोर हो जाती है। और जैसे ही रिस्टोर होती है तो आपके न्यूरॉन्स प्रोटेक्ट हो जाते हैं और इसके चलते आपके जो ब्रेन सेल्स हैं वो एलाइव रह जाते हैं और पार्किंसन डिजीज से आपको छुटकारा मिल जाता है। वेल देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण रिसर्च है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि पार्किंसन डिजीज की बात करें, एक लॉन्ग टर्म ब्रेन कंडीशन है। इसके अंतर्गत आपको मेंटल हेल्थ, स्लीप, पेन, ये सारी समस्याएं होती हैं। यदि यहाँ पे सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पे कई प्रकार के सिम्टम होते हैं। एक तो है मोटर स्किल सिम्टम, मतलब आपके बॉडी का जो मूवमेंट है उसका सिम्टम। और दूसरा है नॉन मोटर स्किल सिम्टम्स, मतलब जो बाकी जो चीज़ें हैं। ऐसे मोटर स्किल सिम्टम में देखा गया है तो एक है ब्रेडिकिनेसिया। इसके अंतर्गत आपका इमोशनल फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो कम हो जाते हैं, आपके फेस में एक्सप्रेशंस आने कम हो जाते हैं। वोकल सिम्टम्स हैं, रेजिडिटी एंड पोस्चरल इंस्टेबिलिटी होती है, ट्रेमर्स आने लग जाते हैं, आपको चलने में डिफिकल्टी होती है, डिस्टोनिया हो जाता है। ये सारी समस्याएं मोटर स्किल सिम्टम के रूप में पार्किंसन डिजीज में देखने के लिए मिलती है। नॉन मोटर स्किल सिम्टम में डिप्रेशन, एंजाइटी, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट ये देखने के लिए मिलता है। आपके जो स्मेल की सेंसेस हैं वो कम हो जाती हैं, स्वेटिंग कम होने लग जाती है। इसके अलावा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिम्टम, जिसमें कॉन्स्टिपेशन, ड्रोलिंग, फीकल इनकॉन्टिनेंस, ये चीज़ें देखने को मिलती है। जॉइंट पेन देखने के लिए मिलता है। तो पार्किंसन डिजीज के मतलब एक नुकसान नहीं है, मतलब पूरा एक पैकेज है। नाउ लुक एट हियर, 1817 में ब्रिटिश फिजिशियन थे जिनका नाम है जेम्स पार्किंसन। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसका नाम है एन एसे ऑन द शेकिंग पल्सी। देखिए, जब भी पल्सी लगा हो मतलब इट्स वेरी क्रिटिकल। आप लोगों ने सेरेब्रल पल्सी का नाम सुना ही होगा। नाउ इन्होंने डिस्क्राइब किया पहली बार एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर को जिसका नाम है पार्किंसन डिजीज। नाउ यदि प्रेजेंट टाइम में यदि हम देखें तो अमेरिका में एज ऑफ नो सेकेंड मोस्ट कॉमन न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है ये पार्किंसन डिजीज। अमेरिका में तकरीबन एज ऑफ नो 1 मिलियन मतलब तकरीबन 10 लाख लोग इससे अफेक्टेड हैं। वर्ल्ड वाइड मतलब पूरी दुनिया में देखें तकरीबन 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ आबादी इससे अफेक्टेड है। जिस रिसर्च की हम बात कर रहे थे वो रिसर्च ये है, इसमें रिसर्चर्स ने माइटोकॉन्ड्रिया के रोल की स्टडी की पार्किंसन डिजीज में। अब देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें इसे हम बोलते हैं कोशिका का पावर हाउस, सेल्स पावर हाउस। तो देखा जाए तो जो पावर हाउस होते हैं वो एक जगह होते हैं, फिक्स होते हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के साथ ऐसा नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया डायनामिक नेचर का होता है। ये अपने साइज को, अपनी संख्या को, लोकेशन को लगातार बदलता रहता है। क्यों? बिकॉज जो सेलुलर डिमांड्स होती हैं उसको मीट करने के लिए। नाउ यदि माइटोकॉन्ड्रियल डायनामिक्स में इम्बैलेंसेज होते हैं तो इससे आपको न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज होती है, इसे बोलते हैं पार्किंसन डिजीज। मतलब माइटोकॉन्ड्रियल डायनामिक्स जो है आपको प्रॉपर तरीके से बैलेंस रखना है। नाउ यदि एक बार इम्बैलेंस हो जाता है तो उसको कैसे बैलेंस किया जाए इसके बारे में यहां पर एक महत्वपूर्ण रिसर्च है। लुक एट हियर, एक प्रोटीन है जिसका नाम है DRP1, जिसे बोलते हैं डायनामिन रिलेटेड प्रोटीन 1। ये कंट्रोल करता है माइटोकॉन्ड्रियल डिवीजन को। जो माइटोकॉन्ड्रिया जो टूटता है उसको कंट्रोल करता है ये प्रोटीन जिसका नाम है DRP1। यदि DRP1 एक्टिविटी को आप मैनेज कर लेते हैं, मतलब DRP1 एक्टिविटी यदि ज़्यादा हो जाए तो इससे माइटोकॉन्ड्रियल डिवीजन बढ़ जाता है। यदि DRP1 एक्टिविटी को आप मिनिमाइज कर सकें तो इससे माइटोकॉन्ड्रिया का जो फ्रेगमेंटेशन है उसको आप रोक सकते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया का फ्रेगमेंटेशन रुकता है
तो सेलुलर डिस्फंक्शन और सेलुलर डेथ को आप कम कर सकते हैं। ऑलराइट, और सेलुलर डेथ मतलब जो ब्रेन सेल डेथ यदि होती हैं तो वही पार्किंसन डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो एक प्रकार से कह सकते हैं यदि आप DRP1 एक्टिविटी को मिनिमाइज कर लेते हैं तो इससे आप पार्किंसन डिजीज से छुटकारा पा सकते हैं। इवनली यहां पे देखेंगे रैट्स में रिसर्चर्स ने चूहे में ये एक लैब मॉडल बनाया है, इसके अंतर्गत उन्होंने DRP1 एक्टिविटी को कंट्रोल किया और इसके बाद इन्होंने जो माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन है उसको, उसकी नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को रिस्टोर कर लिया। और देखा जाए तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ओपनिंग है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए पार्किंसन डिजीज में माइटोकॉन्ड्रिया का एक महत्वपूर्ण रोल पता लगाया गया है। और देखा जाए तो ये जो फाइंडिंग है इसके अंतर्गत यदि DRP1 प्रोटीन को आप टारगेट कर लेते हैं तो ये पार्किंसन डिजीज को ट्रीट करने में काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। अब देखिए रिसर्चर्स एज ऑफ नाउ ये FDA अप्रूव्ड कंपाउंड्स की खोज कर रहे हैं जो DRP1 के एक्टिविटी को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर ले। मतलब ये प्रकार से कह सकते हैं ये पोटेंशियल थेरेपी हो सकती है। तो देखिए हम लोगों ने डिस्कस किया पार्किंसन डिजीज के बारे में, हम लोगों ने डिस्कस किया DRP1 प्रोटीन के बारे में, हम लोगों ने डिस्कस किया माइटोकॉन्ड्रियल डायनामिक्स के बारे में। मतलब एक नॉर्मल चीज है कि DRP1 प्रोटीन की एक्टिविटी को यदि आप कम कर लेते हैं तो माइटोकॉन्ड्रियल डायनामिक्स को आप बैलेंस कर सकते हैं, और माइटोकॉन्ड्रियल डायनामिक्स यदि बैलेंस होती है तो पार्किंसन डिजीज को आप ट्रीट कर सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। तो यहां पे लिखा भी है पार्किंसन डिजीज ए न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर characterized by the death of brain cells that control movement leading to the disease's signature tremors। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। वर्तमान में कोई भी ट्रीटमेंट एज ऑफ नो अवेलेबल नहीं है, जो कि लिखा भी है करेंटली नो ट्रीटमेंट एग्जिस्ट दैट कैन हॉल्ट और स्लो डाउन दिस सेल डेथ। लेकिन ये जो खोज है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इन्वेंशन है। तो आप लोगों की क्या राय इसमें है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मुलाकात करते हैं आप लोगों से अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।